ये एक ऐसा पश्चाताप है मेरी भाभी का, जिन्होंने अपने पति और बहन के अनैतिक रिश्ते को बरकरार रखने के लिए पागलपन का आवरण ओढ़ लिया, या यूं कहें कि बहन की अच्छी शादी करने में फेल हो गई, उस अपराध बोध के कारण पागलपन का फैसला किया। पढ़ने डायरी के विनल हिस्ट्री किस्से कहानियों के चैनल से आज हमारे बच्चे अप एंड डाउन का खेल खेल रहे थे। इन्हें देख मुझे अपने पुराने दिन की एक घटना याद आ गई, जब मैं क्लास 6 में थी। एक कोने से दूसरे कोने, दूसरे कोने से तीसरे कोने, इसी तरह लंगड़ी टांग का खेल खेल कर डेनर को छका रहे थे। बेचारा डेनर चाक चाक चलनी कह हमारे पास आता, हम उसे ओह घरे मंगनी कह दूसरी तरफ भेज खुद इधर से उधर दौड़ लगाते। तभी घर घर की आवाज के साथ एक लाल रंग की बड़ी सी कार हमारे घर के दरवाजे के पास आकर रुकी। हम सभी बच्चे एकत्रित हो उस गाड़ी की ओर ऐसे निहारने लगे जैसे नई नवेली दुल्हन हो। उन दिनों गाड़ियों में किसी का आना खुद को आनंदित कर देने वाला क्षण होता था। उसी समय उस गाड़ी से मेरे मामा जी कुछ लोगों के साथ उतरे। उन्हें देखते ही मैं दौड़कर उनसे लिपट गई और अपने साथियों को देखते हुए इतराती हुई घर के भीतर आ गई। माँ का चरण स्पर्श कर मामा जी पापा के लिए पूछे। पापा घर पर नहीं है, यह जानकर उन्होंने एक मुड़ा हुआ कागज माँ की तरफ बढ़ा दिया। कागज लेते हुए माँ चाचा को प्रश्नात्मक दृष्टि से देखने लगी। हम माँ को देखते हुए मामा बहुत ही गंभीर मुद्रा में बोले, इसे खोल कर देखिए दीदी। माँ उस कागज को मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, ले पढ़। मैं जोर जोर से अक्षरशः सभी के सामने पढ़ने लगी। पागल, प्रेमी, आवारा, नालायक, धोखेबाज, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, सभी का मतलब एक ही होता है। पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, उसे धोखा नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ कि मेरी शादी 10 दिन बाद है, मगर मेरा दिल इस शादी को स्वीकार नहीं कर रहा, इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। आपका आंसू। पत्र सुनने के बाद शीघ्र अतिशीघ्र पापा को उनके गंतव्य से बुलाया गया और उन्हें भी सारी बातों से अवगत कराया गया। अब तो पूरे दिन घर में खामोशी छाई रही। बीच बीच में विचार विमर्श होता कि लड़की वालों से क्या और कैसे बात की जाए। उन दिनों पापा की पोस्टिंग आरा जिले के कायम नगर थाने में हुई थी। कुछ दिनों पूर्व ही वो लड़की उस बस्ती में अपने किसी रिश्तेदार के घर आई थी, जिस कारण सभी जगह चर्चेआम था कि बड़े बाबू की पतोहू आई है। जिससे यह मुद्दा मामा को छोड़ पापा के लिए नाक की बात हो गई थी। यहाँ सभी बहुत ही पशुपेश में फंसे थे कि इस झंझावत से कैसे बाहर निकाला जाए और लड़की वालों को कैसे मनाया जाए। पुलिस विभाग में होते हुए भी पापा कानूनियत के झंझावत में नहीं पड़ना चाहते थे। इस विभाग का डर तो सभी पर हावी होता है, लेकिन अपने लिए आदत और प्यार स्थापित करना मुश्किल होता है, जिसे पापा उस इलाके में अपनी इज्जत खोना नहीं चाहते थे। हालांकि मामा जी कुछ लोगों को लेकर के आए थे कि मामला किसी भी तरह से न बिगड़े। दूसरे दिन लड़की वाले आए, कमरा बंद गुफ्तगू हुआ। करीब 1 घंटे बाद बाहर निकले। इच्छा अनिच्छा के मिश्रण के साथ साथ हाथ मिला विदा हो लिए। मामा भी बाहर निकल तखत पर आसीन हो मुझे आवाज लगाते हुए बोले, रोमा जी सुनिए। क्या है मामू? मैं बड़े प्यार से इतलाती हुई मामू के पास गई। आज मुझे मिठाई नहीं खिलाएंगी? खिलाऊंगी, मगर क्यों मामू? अरे भाई, आपके संजय भैया की शादी तय हो गई है। संजय भैया?
लेकिन मामू, शादी तो आशु भैया की होनी है, फिर संजय भैया की कैसे होगी? शादी तो दोनों की होगी, बस तारीखें बदल गई हैं। अब आशु भैया की शादी की जगह पे संजय भैया की शादी होगी और पाक भीतर यानी 15 दिन के भीतर आशु भैया के लिए भी मुहूर्त निकलवा लिया जाएगा। मामू ये बातें सभी पर परिलक्षित कर कह रहे थे। मुझ कामिनी को ये सब बातें समझ में नहीं आ रही थी कि जिनकी शादी तय नहीं थी उनकी होनी है और जिनकी होनी थी उनके लिए पंडित से मुहूर्त निकलवाना शेष है। मामू अपनी समस्याओं से खारिज हो बंधु सहित पटना प्रस्थान कर गए और हम लोग बारात की अगवानी के लिए वहीं रुक गए कि बाराती यहाँ से सज धज कर गांगी के लिए प्रस्थान करेंगे। मुझ अपरिपक्व बालिका के मन में हजारों सवालें करवटें ले रही थीं, मगर उसमें से एक दो बातें ही मैं माँ से डरते डरते पूछ पाई। माँ, ये मामू की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। बेटा, जिस दिन लड़की वाले आए थे उन्हें भी आशु द्वारा लिखित पत्र दिखलाया गया। उनके सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि यदि आप लोग चाहें तो हम अपने छोटे बेटे से आपकी बेटी की शादी कर सकते हैं। अभी तो वह ग्रेजुएशन कर रहा है। बहुत ही मजबूरी में यह प्रस्ताव लड़के के लिए मान्य है। दो परिवारों के जग हंसाई से बचाने के लिए ही इस बच्चे ने हामी भरी है। सुनकर मेरा मन द्वंद्वित हो गया कि जो लड़का अभी तक भाभी के साथ हंसी ठिठोली के लिए सपने संजोए था, वह अचानक उस लड़की को पत्नी के रूप में कैसे स्वीकारेगा? हमारे समाज में बड़ी भाभी को माँ का दर्जा दिया गया है, तो क्या वह माँ समान भाभी को सहजता से पत्नी के रूप में अपनी बाहों में भर सकेगा? आलिंगन करना और चूमना क्या आसान होगा उसके लिए? होनी बहुत बलवान है, उसको कौन टाल सकता है। शादी सादे ढंग से नियत समय पर हो गई। चूंकि संजय भैया भाइयों में सबसे छोटे थे, अभी उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं था, इसलिए लड़की का गौना के नाम पर 1 साल के लिए नैहर में ही छोड़ दिया गया। इसके अलावा शायद एक वजह यह भी थी कि जब तक संजय भैया मानसिक रूप से उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। इस परिणय कार्य में 10 दिन के बाद ही आशु भैया की शादी उनकी मनपसंद की लाडो से हो गई। परिणीता विदा हो मामा के घर आ गई। लड़की के नाक नक्श तीखे थे, मगर कुछ विशेष नहीं लग रहे थे, या यूं कहें कि सुंदर होते हुए भी हमारी संकीर्ण विचारधारा के कारण वह सुंदर नहीं लग रही थी। ये भाभी हमारी भाभी की फुफेरी भगनिका थी। कुछ मुलाकातों में ही आशु भैया इनके आशिक बन बैठे थे। यह एक विडंबना ही कही जाएगी कि घर का सबसे बड़ा बेटा और शादी सबसे बाद में। आशु भैया के दिल का ऑपरेशन होना था, इसलिए उनकी शादी की बात नहीं सोची जा रही थी। किशोर में माझिल भैया की उम्र शादी की तो नहीं थी, लेकिन हमारे नाना जी की माँ जो 90 बरस की थी, परलोक जाने से पूर्व परनाती की शादी वह छरनाती को गोद में खिला लेना चाहती थी। नाना जी अपनी माँ की इच्छा सर्वोपरि बता मामा पर दबाव डाल माझिल भैया का परिणय करवा मामा को समय से पूर्व ही ससुर बना दिए। इधर स्नातकी संजय भैया को भी रोजगार में लगाने के लिए सोचा जाने लगा। अल्पकाल में नौकरी तो मिलनी नहीं, अतः मामा जी अपने कार्य कोलनाइजरी में ही उन्हें शरण। साल भीतर संजय भैया का भी गौना हो गया। जो घर की सबसे बड़ी बहू के रूप में आने वाली थी, वह आज घर की सबसे छोटी बहू बनकर उतरी। घर वालों ने उसे हाथों हाथ लिया। सबकी सहानुभूति थी या प्यार, कहना मुश्किल था। नई बहू को देखने का एक कौतूहल तो था। सभी यह देखने के लिए व्याकुल थे कि बड़कू इसे छोड़कर कितना ठीक किए हैं। रिश्तेदारों ने 1 वर्ष पूर्व आई बड़ी बहू और छोटी बहू में
न चाहते हुए भी तुलना करना शुरू कर दिया। जब छोटी बहू का घूंघट हटाया गया, उस समय नई बहू अतुलनीय, रूपवान, सुंदर लग रही थी। गोरे तो हमारे घर में सभी थे, लेकिन वह हम सभी से अलग थी। उसकी आंखें बड़ी न थीं, न नाक में तिखाई थी। होठ हल्के मोटे थे। शरीर छरहरा तो न था, मगर उसे दोहरा भी नहीं कह सकते। उस वक्त कंचन काया में लिपटी छोटी बहू पीली साड़ी में सोनपरी लग रही थी। छोटी भाभी को जो भी देखने आता कहता, अच्छा है छोटी बहू, तुम्हारी शादी अच्छे लड़के से हुई है। उसके बाद सभी भैया की अच्छाइयां गिनवाने लगते। मुझे तो यही लगता कि लोग बार बार उपरोक्त बातों को कह करके बड़ी बहू बनकर न आने का मलाल न हो इसका एहसास कराते। घर में दो नई भाभियां थीं। हम लोग महीने में एक दो बार चले ही जाते। वहाँ जाकर घूमना फिरना, पिक्चर जाना और मस्ती करने का एक भी बहाना नहीं छोड़ते। वहाँ जाकर मैं एक बात हमेशा नोट करती कि संजय भैया का प्यार करने का और बोलने का बिल्कुल ही अलग तरीका है। वह भाभी हमेशा यही कहते, देवी तुम्हें तो मैं सुबह 4 बजे अपने कमरे से बाहर ढकेल दूंगा। ज्यादा बकबक की तो मैं दूसरी बीवी ले आऊंगा। भाभी हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई अपनी सास के पास जाती और कहती, माँ आप मुझे रखेंगी ना? ये चाहे किसी को भी ले आए, मगर मैं आपके पास ही रहूंगी। कहते हैं ना कि जीवा पर सरस्वती का वास होता है। ये बात सच होगी, किसी ने सोचा भी ना था। संजय जी, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? किसी को दुखी करना अच्छी बात नहीं होती। जब छोटी भाभी शिकायत लेकर आती तो मामी इन्हीं बातों द्वारा हल्की सी झिड़की भैया को देती। ऐसे ही छोटी मोटी नोक के साथ उनकी जिंदगी मजे से गुजर रही थी। मेरी बहन की शादी काफी टाइम से हो नहीं रही थी, मगर इधर भाभी के आ जाने से संजय भैया और भाभी ने मेरी बहन की शादी कनाडा में कार्य कर रहे लड़के से हो गई। मामा मामी काफी दिनों से परेशान थे। इस कार्यक्रम द्वारा छोटे भैया भाभी का कद मामा मामी की नजरों में बहुत ही बढ़ गया, जिस कारण अन्य दो बहुएं घर में कटी सी रहने लगी। घरेलू भयावहता से बचने के लिए सभी को अलग विलग कर मामा जी संजय भैया के साथ रहने लगे। अपनी बहन की अच्छी शादी कर भैया को अपने ऊपर अत्यधिक आत्मविश्वास आ गया, जिस कारण अपनी छोटी साली का विवाह का भी बेड़ा उन्होंने खुद ही उठा लिया। बॉम्बे टाइम में मैनेजर लड़के के साथ ब्याह रचा अति प्रसन्न हुए। भैया ने जिस मैनेजर के साथ अपनी प्यारी साली की शादी की थी, वह हजारों में नहीं बल्कि सैकड़ों में कमा पाता था, जिससे उन रुपयों में गृहस्थी की गाड़ी नहीं खींची जा सकती थी, जिस कारण भैया भाभी को अपराध बोध ने घेर लिया। अपराध बोध से ग्रसित भैया भाभी ने उन लोगों को अपने साथ रखने का फैसला ले लिया। भावनाओं में बहकर भाभी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। शादी के बाद भाभी 4 से 5 बार मां बनने वाली थी, किंतु उनकी कोख उन्हें हमेशा निराश करती। इधर भैया भी अपनी गलतियों पर पश्चाताप करते हुए शाली को खुश रखने का प्रयास करते। जीजा साली की हंसी ठट्ठा का खेल कब बाहों में समाकर आलिंगनबद्ध हुआ, उन्हें पता ही नहीं चला। पता तो उन्हें तब चला जब भाभी को पागलपन के दौरे पड़े। बच्चों की हिस्सेदारी तो इंसान करता है, मगर पति की नहीं। शून्य निहारती हुई भाभी को आधा ही नहीं बल्कि पति को पूर्ण रूप समर्पित करना पड़ा। पटना की लड़की का पटना में के पागल खाने में इलाज चलने लगा। खर्च न चला पाने वाले साढ़ू को साली के प्यार के काबिल न समझ उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। साढ़ू और पत्नी विहीन घर में अब जीजा साली को रोकने वाला कौन था?
जो भाभी अपनी सेवा टहल के लिए समस्त रिश्तेदारी में प्रसिद्ध थी, आज वह बेबस और लाचार हैं। उन्हें ठीक करने की सारी कोशिश की जा रही थी, मगर बहन द्वारा बंद कमरे का सच उन्हें ठीक नहीं होने दे रहा था। एक बार मेरी माँ मेरे पास आई। मेरे पूछने पर वह बता रही थी कि संजय बहू अब ठीक हो गई है। वह ठीक हो गई है। ये बातें सुनकर मेरे मन मयूर हो चला कि इतने वर्षों बाद भाभी अपना सरस जीवन जिएंगी। उस भाभी के लिए मेरे मन में बहुत ही आदर और प्यार है। मैं माँ से पुनः पूछी, उनकी बहन का क्या होगा? वो भी यहीं रहेगी बेटा, उसका कमरा अलग है, अब वह कहाँ जाएगी? उसका तो पति भी जा चुका है, माँ बोल रही थी। कुछ समय बाद फिर सुनने को मिला, संजय बहू पागल हो गई है। जो बातें पहले मुझे सहज लगती थीं, आज संजय द्वारा कही हुई पूर्वाभास लगती हैं। उन्होंने कभी सोचा भी न होगा कि मेरे अंतरंग संबंध उससे होगा जिसका मैंने कन्यादान किया था, और मेरा कथन मैं दूसरी ले आऊंगा सही होगा। खुद की भाभी न होते हुए भी जिस भाभी ने ननद और भाभी का प्यारा रिश्ता समझाया, आज वही भाभी अनिश्चित समयावधि के लिए बीमार है। भाभी के इस हालत के लिए मैं किसे दोष दूं? उनके अपनों को या फिर उनकी किस्मत को? भाभी का ये कैसा पश्चाताप है कि अपनी बहन को खुश रखने के लिए अपने ही सुहाग का न्यौछावर कर रही हैं। ये विधि का कैसा विधान है? जिससे शादी तय हुई उससे हुई नहीं, जिससे हुई उसे अपनी बहन के लिए पागलपन का नकाब ओढ़ना पड़ रहा है। पागलपन का फैसला भाभी ने क्यों किया? काश मैं पूछ पाती। कुछ दिन पूर्व ही मेरा पीहर जाना हुआ। वहां जाकर भाभी से मिलने की इच्छा अनिच्छा को मैं दबा नहीं पाई। पांव खुद ब खुद उनके घर की तरफ चल पड़े। आसमान को निहारती भाभी को देखकर मेरी आंखें सजल हो गईं। मेरे पूछने पर कि भाभी आप ठीक हैं? हाँ, आपके भैया और छोटी मेरा बहुत सेवा करते हैं। अब मैं महारानी बनकर बैठी रहती हूँ। मैं ज्यादा समय तक बैठने में असमर्थ थी। बोलते समय भाभी प्रसन्न लग रही थी।